हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या है कि रियल में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को फेस करनी पड़ती है। तो जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी रेट जो है वो स्लो हो जाती है। तो व्हाट आर द दीज प्रॉब्लम? देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, पारस्परिक संपर्क की समस्या। कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम इंटरनेशनल ट्रेड में फेस करनी पड़ती है इट इज म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, कि उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, वो फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं, उनका डायरेक्ट कोई लिंक या कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होती। ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के वे पे वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे रह करके टॉक करते हैं और उसी के बेस पे जो है वो सारा ट्रेड जो है वो सेटअप हो जाता है। तो जब आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दोनों का कांटेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ी सी ट्रेड करने में प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अनजान है, जानते नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फेस करनी पड़ेगी वो है पारस्परिक संपर्क की समस्या, म्यूचुअल कॉन्टेक्ट की, कि उन दोनों का कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों की कंट्री में बहुत ज्यादा डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड टर्म्स, कि व्यापार की शर्तें। रियल में जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी जो टर्म्स और कंडीशंस होती है वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों के साथ फिक्स कर दी जाती है और उन टर्म्स पर ट्रेड करना दोनों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, वस्तु की किस्म की समस्या। तो कमोडिटी को लेकर के क्वालिटी को चेक कराना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेशंस लेना, और ये प्रॉब्लम करना एक्सपोर्टर के लिए बहुत ज़्यादा होती है। और जब इंपोर्टर तक माल जाता है तो इंपोर्टर को बिलीव करना है कि ये सर्टिफिकेट के ऑथेंटिफिकेशन क्या है, जो सर्टिफाई किया गया वो इंस्टीट्यूशंस कैसी है, जो ग्रेडिंग, जो मार्क, जो सब कुछ उस कमोडिटी पर लगा हुआ है पर्टिकुलर, उसमें रियलिटी कितनी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्वालिटी को लेकर के फेस करनी पड़ेगी कि क्वालिटी जिस स्टाइल से जो कॉन्टेक्ट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग क्वालिटी मेंटेन किए हुए जो प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसकी एक्सपोर्टर सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है क्रेडिट की। क्रेडिट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट इंपोर्टर को भी रहती है क्योंकि उसको टोटल पेमेंट करना पड़ता है, और एक्सपोर्टर को इसलिए रहती है कि उसको रॉ मटेरियल को मैनेज करना, लेबर के चार्जेस देना, टेक्नोलॉजी अपडेट करवाना, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और टोटल सारी प्रोसेस, लोडिंग, शिपिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एक्सपीरियंस होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है दोनों के सामने फाइनेंस को लेकर के कि ट्रेड के लिए फाइनेंस फैसिलिटी किस इंस्टीट्यूशन से मिलेगी। इंपोर्टर को ये प्रॉब्लम आती है कि उसको टोटल पेमेंट करना पड़ता है एक्सपोर्टर को एक सर्टेन टाइम के बाद में, तो वो पेमेंट कहाँ से लाएगा। और इंपोर्टर के लिए आती है कि प्रोडक्शंस को प्रिपेयर करने में उसकी जो कॉस्ट होगी एटलीस्ट उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए उसको फाइनेंस फैसिलिटी कहाँ से अवेलेबल होगी। तो डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ पेमेंट, कि रियल में पेमेंट का मोड क्या होगा, किस स्टाइल से पेमेंट किया जाएगा, मीडिएटर्स कौन कौन से बैंक्स होंगे, करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ऑथोराइज्ड कौन सा होगा, बिल्स लिखा जाएगा, एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी, डिस्काउंटिंग कहाँ से होगी। मोड ऑफ पेमेंट को लेकर के भी अनसर्टेनिटी रहती है कि किस तरीके से आयातकर्ता द्वारा जो भी हम सामग्री निर्यात की जा रही है एटलीस्ट उसका पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट आती है प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत के निर्धारण की, कि जब ट्रेड किया जाता है तो प्राइस कुछ और फिक्स कर करके कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लिया जाता है, पर दोनों देशों की कंट्री में कुछ जो है वो अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो इससे कॉस्ट जो प्रोडक्ट की एटलीस्ट वो भी चेंज हो जाती है। कभी कभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी हाई हो जाती है तो प्रोडक्ट के प्राइस हाई हो जाते हैं। तो इम्पोर्टर के सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि कहीं प्रोडक्ट जब डिलीवर किया जाएगा तो हाई प्राइस पर तो डिलीवरी उसकी नहीं होगी। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन ऑफ वेट एंड क्वांटिटी। एक्सपोर्टर को लोडिंग से पहले वेट और उसका जो है क्वांटिटी उसका एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, ये उसी की कंट्री के थ्रू जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एटलीस्ट उसके थ्रू ये सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट लेते समय जो वेट आता है, कभी कभी क्या होता है कि जब उसकी डिलीवरी की जाती है तो वेट में थोड़ा सा जो है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत सी कमोडिटी ऐसी होती है जो पहले कुछ और शेप में होती है, उसका नेचर कुछ और होता है, आफ्टर सम टाइम उसमें इवेपोरेशन की वजह से उसका वेट जो है वो लॉस हो जाता है वेट का। तो ये कंडीशन होती है कि वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू जो सर्टिफिकेशन वाला जो सर्टिफिकेट बोल रहा है, जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस के डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वेट जो है प्रोडक्ट का वो डिलीवरी के टाइम अवेलेबल
नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम भी दोनों को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट को लेकर के। एक्सचेंज रेट जो होती है वो एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में चेंज करने की रेट को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो एक ही दिन में कई बार अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन देखी जाती है। जब किसी कंट्री की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट उसके फेवर में चली जाती है, और जब किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउनफॉल होती है तो एक्सचेंज रेट उसके अगेंस्ट में चली जाती है। तो एक्सचेंज रेट में जैसे ही फ्लक्चुएशन आएगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड का जो पेमेंट की जो अमाउंट है एटलीस्ट वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर फिर अनसर्टेनिटी रहती है कि पेमेंट क्या देना है और पेमेंट क्या लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस होता है, बाउंडेशंस होती है, वो फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। डोमेस्टिक जो आपकी कंट्री है उसके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसके कंजम्पशंस पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसी बाउंडेशन और ऐसे रेस्ट्रिक्शंस में उस कंट्री के साथ ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और ये रेस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी एक्सपोर्टर के लिए उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री में ले जा करके सेल नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा में भुगतान की समस्या, कि कभी कभी ये हो जाता है प्रेशराइज्ड कर दिया जाता है एक्सपोर्टर के थ्रू इंपोर्टर्स को कि आप जो पेमेंट कर रहे हो एटलीस्ट वो अपनी कंट्री की करेंसी में नहीं कर करके आप मेरी कंट्री की करेंसी में मुझे पेमेंट करो। तो ऐसे समय में इंपोर्टर के लिए प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी कंट्री की करेंसी को उस कंट्री की करेंसी में चेंज कराएगा और उसके बाद जो है एक्सपोर्टर को उसका पेमेंट किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस भी लंबी हो जाती है और चेंजेस में टाइम भी लगता है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को लेकर के फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को, और हर कंट्री में बैंक्स होते हैं इसके लिए फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, लेकिन ट्रेड बहुत बड़ी अमाउंट में होगा तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा लार्ज हो जाएगी कि इतने बड़े ट्रेड की अमाउंट के लिए फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराना कमर्शियल बैंक के लिए भी कभी कभी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो फाइनेंस के अभाव में भी एक्सपोर्ट जो है वो कंट्री का इतना प्रमोट नहीं हो पाता, क्योंकि एक्सपोर्टर को टाइम टू टाइम फाइनेंस फैसिलिटी जो है बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ पैकिंग, कि पैकिंग की एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है कि जब हम गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो पैकिंग पे एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है। पैकिंग हाई कैटेगरी की होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से निकल करके इंपोर्टर के गोडाउंस तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर उस गुड्स का ट्रांसफ़र होता है। तो पैकिंग पर एक्सपेंडिचर बहुत हाई अमाउंट में होगा, बहुत हाई कैटेगरी की पैकिंग नहीं होगी तो टूट फूट की संभावनाएँ ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम बहुत हाई कैटेगरी की होती है। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स सेलेक्ट करते समय आपको आपके प्रोडक्ट का वेट देखना पड़ेगा। हाई कैटेगरी का वेट होता है, देन चूज़ द वाटरवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट, और अगर लाइट कैटेगरी का कॉस्टली वेट होता है देन चूज़ एयरवे। तो आप ट्रांसपोर्टेशंस के कौन से मोड को चूज़ करोगे, किस स्टाइल से होगा, कब माल आएगा, कब जाएगा, आपको टाइम पर आपको जो है वो शिपिंग में जो है लोडिंग की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो पाती है कि टाइम पर आपको शिप की फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी शिपिंग इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ वेयर हाउसेज, कि हमारी कंट्री में जो गोडाउंस की कंडीशन है वो क्रिटिकल है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो गोडाउंस गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करा रही है। वेयर हाउसेज की प्रॉब्लम्स पोर्ट पर और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि पोर्ट पर जो है वो इस स्टाइल्स के हमारे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है वो वेयर हाउसेज प्रिपेयर नहीं होते। अब जैसे वेजिटेबल्स है, मीट है, फिश है, ऐसे प्रोडक्ट है, उनको अगर अपने सिंपल गोडाउंस में रख दिया तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे लैक ऑफ वेयर हाउसेज की वजह से भी प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है यदि टाइम पर उसको लोडिंग कर करके डिलीवर नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है फियर ऑफ डंपिंग, की हमारी गवर्नमेंट जो है वो डंपिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। डंपिंग पॉलिसी में कंट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लोअर प्राइस पर सेल कर दिया जाता है। तो ऐसे लोअर प्राइस पर सेल करने की वजह से क्या होगा कि आपकी कंट्री में उस प्रोडक्ट के प्राइस तो हैं हाई और दूसरी कंट्री में वही प्रोडक्ट लोअर में सेल हो रहा है।
तो यहाँ के कंज्यूमर में डिससेटिस्फेक्शन का लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी ही कंट्री के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा हाई पे जो है वो कर रहा है, और एक्सपोर्टर को भी इससे नुकसान होगा। और कभी कभी तो यह सिचुएशन आती है कि इंडस्ट्रीज क्लोज भी हो जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ रीजनल एसोसिएशन। इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट टाइप्स के रीजनल एसोसिएशन जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ ने मिल करके प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, सार्क है, अपना EOU है, ऑसियंस है। इस स्टाइल के वैरायटी ऑफ जो है वो रीजनल एसोसिएशन प्रिपेयर है। ये रीजनल एसोसिएशन एक पर्टिकुलर रीजन के लिए काम करते हैं, उसमें जिस कंट्री ने मेंबरशिप ले रखी है ये उसके हितों की रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको फेवर देते हैं। बट इनमें एक और होता है कि ये ट्रेड उसी कंट्री से करेंगे जिसने इसकी मेंबरशिप ले रखी है। अगर किसी कंट्री ने इन रीजनल एसोसिएशन की मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो ये उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन जो होते हैं वो ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम, राजनीतिक समस्या। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी कंट्री की जो है रूलिंग पार्टी के अदर कंट्री की रूलिंग पार्टी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आए दिन मनमुटाव, झगड़े, डिस्पोज स्टाइल का होता रहता है, तो उस कंट्री के साथ ट्रेड करना अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल इन रिसेंट टाइम चाइना का ले लीजिए। चाइना के साथ जैसे इंडियन एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट कर भी दिया तो एटलीस्ट गुड्स जो है वो 1 महीने भर तक पोर्ट पर ही रहा। अब ऐसे समय में आप सोचिए उस गुड्स की क्या कंडीशन हुई होगी, ना तो एक्सपोर्टर को पेमेंट मिला, ना एक्सपोर्टर के जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी ली गई। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है कि जब पॉलिटिकल रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो है हट जाना वो निर्यातक और आयातक को भुगतना पड़ रहा है। इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं मिला और बेचारा चाइनीज़ इंपोर्टर जो ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका था अपनी पब्लिक से कि हम आपको ये प्रोडक्ट ला के सेल करेंगे, पर इंडिया से जब प्रोडक्ट की डिलीवरी ली ही नहीं वहाँ की गवर्नमेंट ने तो वो डिलीवर नहीं हो पाया। नेक्स्ट आता है व्यापारिक जोखिम, ट्रेड रिस्क। इंटरनेशनल ट्रेड में वैरायटी ऑफ ट्रेड रिस्क अवेलेबल रहते हैं। जब आप यहाँ से माल वहाँ भेजते हो तो बहुत बड़ी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कि मार्ग में माल के नुकसान की संभावना रहती है कि हमने पोर्ट पे डिलीवर करा, शिप में लोडिंग भी हो गया, पर वहाँ तक पहुँचने से पहले हो सकता है तूफान आ जाए, हो सकता है जहाज डूब जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो कुछ भी ऐसी कंडीशंस हो सकती है तो जिससे पूरा का पूरा माल जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे समय में एक्सपोर्टर को फिर पेमेंट मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। अगर उसका इंश्योरेंस नहीं हो तो ये प्रॉब्लम और बड़ी कैटेगरी की हो जाती है। उसके बाद है सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ परचेजर, कि आपने विश्वास कर करके माल की लोडिंग कर दी, लेकिन लोडिंग पहुंची और उसी वक्त आपका इंपोर्टर जो है वो सॉल्वेंट हो जाता है। इस कंडीशन में उस प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है या नहीं होती है, आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इट मे बी पॉसिबल कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस मिलने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद है रिस्क इन चेंज इन द प्राइस, कि अगर प्राइस चेंज हो जाए तो भी प्रॉब्लम है कि आज कॉन्ट्रैक्ट किया प्राइस कुछ और थे, अब आप उस प्राइस में अगर चेंज हो गए तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइस पर डिलीवरी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे बढ़े हुए मूल्य मिले मेरे प्रोडक्ट के। तो ऐसे में एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर में डिस्प्यूट होने की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम आती है प्रोसेसिंग की, कि प्रोसेस जो होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बहुत लॉन्ग होती है। एक्सपोर्टर को परमिशन मिलना, लाइसेंस मिलना, लोडिंग करना और वापस पहुंचना, तो ये प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिले लगा दिया जाता है। कभी कभी गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को कंट्रोल कर लेती है, आपको सप्लाई ही नहीं करती है तो आप पेमेंट नहीं कर पाते, इम्पोर्टर के लिए भी ये प्रॉब्लम आती है। तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में अवेलेबल है।